3 जनवरी 2007 यूकीमोटो के घर वाले न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के कुछ दिनों बाद घर वापस आते हैं। पर जब वो घर वापस आते हैं तब उनको अपने बेटे यूकीमोटो के रूम में से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है और वो बदबू इतनी आ रही थी कि उन सबसे टॉलरेट नहीं हो रही थी। इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसके रूम में चेक करने जाते हैं आखिर ये बदबू है किस चीज़ की। तब उनको यूकीमोटो के क्लोजेट में कई गार्बेज बैग दिखते हैं जिसमें से ही बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इसलिए उसके ग्रैंडफादर वो गार्बेज बैग खोल के देखते हैं। पर जब वो बैग खोलते हैं और जो वो देखते हैं तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस गार्बेज बैग में किसी इंसान का मांस था और बहुत सारा खून था और इसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। फ़ौरन पुलिस यूकीमोटो को अरेस्ट करती है और तब वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर उस बैग में डेड बॉडी थी किसकी और क्यों यूकीमोटो ने उसका मर्डर किया होगा, खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। अज़ुमी मोटो was born on 13 जून 1986 इन टोक्यो, जापान। अज़ुमी का एक 21 साल का बड़ा भाई भी था जिसका नाम यूकीमोटो था। उनके मदर और फादर दोनों डेंटिस्ट थे, तो वो भी यही चाहते थे कि अज़ुमी और यूकीमोटो उनके प्रोफेशन को फॉलो करें, क्योंकि अज़ुमी के पेरेंट्स का खुद का बहुत बड़ा क्लिनिक था। इसलिए वो ये चाहते थे कि उनके बाद उनके बच्चे वो क्लिनिक संभालें। और साथ ही उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी थी जिसको रेंट पे चढ़ा रखा था। मतलब अज़ुमी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। अज़ुमी का बड़ा भाई यूकीमोटो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। वो एग्ज़ाम्स में उतने नंबर भी नहीं ला पाता जिससे उसको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। और साथ ही उसकी बहन अज़ुमी मोटो एकदम उससे बिल्कुल अपोजिट थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी पर उसका डेंटिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसको अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से भी नफ़रत थी, क्योंकि वो अपने बच्चों पे डेंटिस्ट प्रोफेशन थोप रहे थे। और वैसे भी ये जापान में कल्चर है अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलने का, और इस वजह से जापान के बच्चों पे बर्डन भी रहता है अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का। और यही कारण है कि जापान में यंग पीपल का डेथ रेट हाई रहता है, क्योंकि वो चाहे या ना चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए उन पे मेंटली प्रेशर भी रहता है अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतरने का। अगर वो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो वो उनको क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए जापान के यंग पीपल को सुसाइड उससे ज़्यादा इजी ऑप्शन लगता है। पर अज़ुमी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको फोर्स भी करते हैं फैमिली बिजनेस संभालने के लिए, पर वो उनकी एक भी नहीं सुनती। अज़ुमी एक्ट्रेस और मॉडल बनना चाहती थी और इस प्रोफेशन से उसके पेरेंट्स सख्त खिलाफ थे। इसलिए अज़ुमी एट द एज ऑफ 18 अपने घर को छोड़ देती है। इसके बाद वो जापान की छोटी मोटी मैगज़ीन के लिए काम करती है और ऐसे कुछ महीनों तक चलता है, पर उसे कुछ खास सक्सेस नहीं मिल रही थी और उसके पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। इसलिए अज़ुमी घर वापस आती है और उसके पेरेंट्स उसको घर पे वापस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अज़ुमी को घर से ही मॉडलिंग जॉब करने के लिए अलाउ कर देते हैं। पर एक इंसान को छोड़कर बाकी सब खुश थे, वो था उसका बड़ा भाई यूकीमोटो। यूकीमोटो पढ़ाई में तो अच्छा था ही नहीं, बाकी किसी और चीज़ में भी अच्छा नहीं था। वो अकेला रहता था और उसके फ्रेंड्स बहुत कम थे, एक तरह से ना के बराबर थे। यूकीमोटो अपने आप में ही रहता था, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन अज़ुमी के साथ भी रिलेशन कुछ खास ठीक नहीं थे। वो उसको पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी बहन अज़ुमी उससे हर चीज़ में बहुत अच्छी थी और ऊपर से अज़ुमी के पास दूसरा प्रोफेशन चूज़ करने का ऑप्शन भी मिल गया था। पर यूकीमोटो के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, उसी के ऊपर अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर था। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो अपनी बहन अज़ुमी से बहुत चिढ़ता था और ऊपर से उसको क्रीपी नज़र से घूरता रहता था। अज़ुमी को ये तो पता था कि जिस हिसाब से उसका भाई उसको घूरता है उसके टेंशन्स बिल्कुल ठीक नहीं थे। ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद 30 दिसंबर 2006 को अज़ुमी की फैमिली न्यू ईयर ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं, पर अज़ुमी और उसका बड़ा भाई यूकीमोटो साथ चलने से मना कर देते हैं, क्योंकि अज़ुमी बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसको ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको ये सब चीज़ें बकवास लगती थी। इसलिए अज़ुमी साथ चलने से मना कर देती है। और यूकीमोटो के इन दिनों स्टडी कैंप थे
इसलिए वो भी नहीं चल सकता था। इनके इन डिसीजन से उनकी मदर खुश नहीं थी, इसलिए अज़ुमी, यूकीमोटो और उसकी मदर के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। पर इसके बाद भी वो दोनों साथ चलने से मना कर देते हैं। इसके 4 दिन बाद 3 जनवरी 2007 को उनकी फैमिली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद जब घर वापस आते हैं और जब घर के अंदर जाते हैं तब उनको बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लग जाती है, क्योंकि स्टडी कैंप में जाने से पहले यूकीमोटो ने उनको बताया था उसकी फ़िश टैंक में मर गई है और उसी में से गंदी बदबू आ रही है। पर वो कैंप के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो फ़िश डिस्पोज नहीं कर पाया और साथ ही यूकीमोटो ने उनको अपने रूम में जाने से मना कर दिया था। पर बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी और वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यूकीमोटो के ग्रैंडफादर उसके रूम में जाते हैं और ये देखते हैं कि फ़िश टैंक में जिंदा है, तो ये बदबू आ किस चीज़ में से रही है। तो वो यूकीमोटो का क्लोजेट ओपन करते हैं और उसमें उनको कई गार्बेज बैग दिखते हैं जिसमें से ही वो बदबू आ रही थी। इसके बाद यूकीमोटो के ग्रैंडफादर वो गार्बेज बैग खोलते हैं और जो उनको उस गार्बेज बैग में दिखता है वो देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। गार्बेज बैग में उनको किसी इंसान का मांस और खून मिलता है। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और तुरंत पुलिस उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, जिसमें उन सबको पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, यूकीमोटो की बहन अज़ुमी की थी। पर आखिर उसके साथ ये सब किसने किया और आखिर क्यों, इन सारे सवालों के जवाब यूकीमोटो ही दे सकता था। इसलिए वो जब घर आता है तुरंत पुलिस यूकीमोटो को अरेस्ट करती है और उसे इंटेरोगेट करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो तुरंत अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने अज़ुमी का मर्डर किया था। पर आखिर क्यों? दिसंबर 2006 को जब उनकी फैमिली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए घर से बाहर जाती है तब अज़ुमी और यूकीमोटो घर पे ये दोनों अकेले ही थे। फिर इन दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। यूकीमोटो अज़ुमी को बोलता है कि तूने हम सबको शर्मिंदा कर दिया, तू एक फैमिली के नाम पे कलंक है। ये सुनने के बाद अज़ुमी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यूकीमोटो को बोलती है कि आखिर तूने आज तक फैमिली के लिए किया ही क्या है, ना तू पढ़ाई में अच्छा है ना ही किसी और चीज़ में, ना तेरा कोई गोल है और ना ही तेरा फ्यूचर है। ये सुनने के बाद यूकीमोटो को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब वुडन स्वॉर्ड से अज़ुमी के फेस पे मारना स्टार्ट करता है। अज़ुमी फाइट बैक तो करती है और अपने आप को बचाने की भी कोशिश करती है, पर यूकीमोटो उससे फास्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अज़ुमी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो टावल से उसका गला दबा देता है और कम से कम 3 मिनट तक दबाता है। पर अभी भी अज़ुमी सांसें ले रही थी, इसलिए वो उसकी बॉडी को बाथरूम तक घिसाड़ के लेके जाता है और उसका मुंह पानी के अंदर डुबा देता है। इतना कुछ सहने के बाद अज़ुमी अपना दम तोड़ देती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये तो कुछ नहीं, यूकीमोटो इसके बाद जो करने वाला था वो किसी हैवानियत से कम नहीं। अज़ुमी का मर्डर करने के बाद यूकीमोटो किचन से तेज़ धार वाला चाकू लाता है और अपने हाथों से पहले अज़ुमी के सारे कपड़े उतार देता है और उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, यहाँ तक कि वो अज़ुमी के प्राइवेट पार्ट को उसकी बॉडी से काट देता है और इन सारे पार्ट्स को गार्बेज बैग में भर देता है। इसके बाद वो इन बैग्स को अपने रूम में और अज़ुमी के रूम में रख देता है। उसका प्लान ये था कि स्टडी कैंप से आने के बाद वो इन बैग्स को ठिकाने लगा देगा, पर उससे पहले उसका पर्दाफाश हो गया और उसका घिनौना क्राइम सबके सामने आ गया। अब यूकीमोटो का कोर्ट में ट्रायल चलता है, जिसमें उसके लॉयर्स उसको मेंटली अनस्टेबल बोलते हैं। हाँ, उसका क्राइम देख के वो मेंटली इल तो लग रहा था, पर एक्सपर्ट्स उसको एग्जामिन करते हैं, जिसमें उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि यूकीमोटो मेंटली इल नहीं है, एकदम ठीक है। यहाँ तक कि जब वो ये सब कर रहा था वो तब ही कंट्रोल में था, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। और सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये है कि उसके पेरेंट्स उसको मॉन्स्टर नहीं मानते। उसके पेरेंट्स यूकीमोटो के लिए सबसे बेस्ट लॉयर हायर करते हैं। मतलब सीरियसली, उसने अपनी बहन का इतनी बेरहमी से मर्डर किया और उन्होंने अपनी बेटी को खोया। अब ना ही यूकीमोटो इंसान था और ना ही उनका बेटा, वो एकदम शैतान बन चुका था। पर उनके पेरेंट्स को यूकीमोटो का ये क्राइम जस्टिफाइड लगता है। इसके बाद मई 2008 में यूकीमोटो अपनी ही बहन अज़ुमी का मर्डर करने के लिए गिल्टी प्रूव हो जाता है
और जज पहले उसे 8 ईयर की सज़ा सुनाते हैं, पर बाद में ये सज़ा 8 से 12 साल की कर दी जाती है। वैसे तो ये सज़ा भी कम है। फ़िलहाल तो 2021 में यूकीमोटो की सज़ा कंप्लीट हो गई होगी और वो चैन की सांस ले रहा होगा और आज़ाद घूम रहा होगा। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।